हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 2 के पेपर 2 में पढ़ाए जाने वाले असामान्य मनोविज्ञान एवं बीए पार्ट 1 के ऑनर्स के पार्ट 1 के पेपर 2 अर्थात बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में असामान्य मनोविज्ञान के बारे में जो पिछले क्लासेज में मैंने बताया था, उसमें असामान्य व्यवहार के नेचर, स्वरूप एवं कसौटी के बारे में आज मैं बता रहा हूँ कि असामान्य मनोविज्ञान का, असामान्य व्यवहार का क्या स्वरूप एवं क्या कसौटी है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल शब्द एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बढ़ई का नापने वाला औजार, जिसे बढ़ई का स्केल भी कहा जाता है। स्केल के आधार पर जिस चीज़ की मात्रा जितनी होनी चाहिए उसके अनुसार से बढ़ई किसी भी चीज़ की आकृति देता है। ठीक उसी तरह से असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यवहार का भी अंतर मात्रा का ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर समाज में कुछ न कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम कानून होते हैं। और ठीक इसके विपरीत यह भी सत्य माना जाता है कि किसी समाज के लिए एक बात सामान्य माना जाता है तो दूसरे समाज के लिए वही बात असामान्य व्यवहार माना जाता है। जितनी भी बातें हुई हैं उसको परिभाषित करते हुए रीगर नामक मनोवैज्ञानिक 1998 ईस्वी में असामान्य व्यवहार को माल एडेप्टिव या एडजस्टमेंट के आधार पर समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो व्यवहार हमको समाज में समायोजित करने के लिए उत्तरदायी होता है या सहायता प्रदान करता है वह सामान्य व्यवहार होता है। इसके ठीक विपरीत जिस व्यवहार के करने से कुसमायोजन की स्थिति आती है तो वह असामान्य व्यवहार होता है। उसी तरह से बार्लो एंड डुरांड ने 1999 ईस्वी में भी असामान्य व्यवहार के बारे में परिभाषित करते हुए दुष्क्रिया, सांस्कृतिक रूप से प्रत्याशित नहीं होना, ऐसी अनुक्रिया जो सांस्कृतिक रूप से प्रत्याशित नहीं होती है आदि के आधार पर परिभाषित करने की बात की। अब हम एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे कि किस आधार पे, किस कसौटियों के आधार पर असामान्य व्यवहार को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है क्राइटेरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, सांख्यिकी अबारंबारता की कसौटी। इसके आधार पर सांख्यिकीय औसत से विचलन के आधार पर असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यवहार को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे हम जानते हैं कि सामान्य औसत बुद्धि लब्धि 100 के आसपास माना जाता है। कोई व्यक्ति यदि 90 और 110 के बीच का व्यक्ति होता है या 90 और 120 के बुद्धि लब्धि का व्यक्ति होता है तो उसे हम सामान्य मनुष्य या सामान्य मनुष्य की श्रेणी में हम लाते हैं। ठीक इसके विपरीत मेंटल रिटार्डेड पर्सन, जिसके बुद्धि लब्धि 70 हो, 60 हो, 65 हो, तो उसको हम असामान्यता की श्रेणी में लाते हैं और उस सांख्यिकीय गणना के आधार पर उसका व्यवहार भी असामान्य माना जाता है। अर्थात कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी असामान्य माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जिसकी बुद्धि लब्धि 140, 160, 180 के आसपास पाई जाती है उसका भी व्यवहार असामान्य होता है। इस कसौटी के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यह बताने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति का औसतीय
बुद्धि लब्धि ज़्यादा या कम, बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है, तो वह उसका व्यवहार भी उसी तरह से प्रभावित होता है। इस तरह से उसको जांचने की एक कसौटी सांख्यिकीय रखा। दूसरा है मानक अतिक्रमण की कसौटी, क्राइटेरियन ऑफ नॉर्म्स वायलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सोसाइटी से संबंधित रहता है, वह किसी न किसी समाज में रहता है, तो हर समाज का अपना एक मानक होता है। समाज में पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हर समाज का अपना अपना एक नियम होता है, और उस नियम के विपरीत यदि कोई काम करता है तो वह असामान्य कार्य कहलाता है। जैसे बहुत से समाज में हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति की शादी अपने चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन से वर्जित माना जाता है, और यदि इस तरह की प्रक्रिया होती है, इस तरह के काम कोई व्यक्ति करते हैं तो वह असामान्य कार्य में आता है। इसकी आलोचना करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना हुआ कि इसके आधार पर हम असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यवहार को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हम असामान्य या सामान्य में अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि एक समाज में वह वर्जित है तो दूसरे समाज में मान्य है। तीसरी कसौटी ही हुई जिसका नाम है व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी, व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी, क्राइटेरियन ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस। व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होने लगता है जिसमें अधिक तकलीफ तथा यातना उत्पन्न करने की बात स्वयं को होने लगती है, तो ऐसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार करते हैं। जैसे एंजाइटी डिजॉर्डर्स या डिप्रेशन, विषाद में ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति अपने ही बारे में, हानि के बारे में, अपने यातना के बारे में प्रयास करने लगता है और यातना सहने भी लगता है, तो व्यक्ति का यह व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाता है। उसी तरह साइकोथेरेपी के लिए भी इसी तरह की बात होती है, और वह उसका व्यवहार यातना झेलते झेलते इतना काफ़ी तंग हो जाता है कि वह अपने अहित के बारे में भी सोचने लगता है। परंतु इस तरह के व्यवहार में कुछ विकृतियां भी होती है, क्योंकि व्यक्ति में बहुत सी व्यथा, यातना तथा चिंता, बहुत से ऐसे विकृतियां होती हैं जो उत्पन्न नहीं करती हैं, और वह असामान्यता की श्रेणी में चला आता है। जैसे साइकोपैथ के लोग समाज विरोधी व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उनमें कोई हीन भावना पैदा नहीं होती है, कोई एंजाइटी नहीं पैदा होती है। उसी तरह सभी तरह के व्यक्तिगत व्यथा या यातना उत्पन्न करने वाले व्यवहार को हम सामान्य श्रेणी में नहीं लाते हैं, क्योंकि भूख, प्यास आदि में व्यक्ति के व्यवहार में तो अंतर आता है, लेकिन उसे असामान्य व्यवहार की श्रेणी में हम नहीं लग सकते हैं। चौथा है अयोग्यता या दुष्क्रिया की कसौटी। वेकफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने 1992 में बताया कि बहुत से व्यक्ति को असामान्य व्यवहार का कारण उसका फंक्शन माना जाता है या दुष्क्रिया माना जाता है, अर्थात काम करने की अयोग्यता, काम करने की योग्यता का अभाव होना, काम करने में अयोग्यता होना, यह उसके असामान्यता का द्योतक होता है। अर्थात वह जब यदि काम करने में असमर्थ होता है, उसी तरह से एक यह भी होता है कि कभी कभी व्यक्ति को अपने प्रमोशन के लिए, अपने पद में आगे बढ़ने के लिए वह ऐसा काम भी नहीं करना चाहता जो उसके लिए हितकर होता है। जैसे तालाब में तैरने के आधार की बात हो या प्लेन में जाने की बात हो, वह दोनों उसके लिए आवश्यक है, परंतु वह इतना दुश्चिंता और डरा हुआ रहता है कि वह मृत्यु के भय से इस तरह का क्रिया नहीं करता है, तो इस आधार पर भी उसको असामान्यता की श्रेणी में लाया जाता है। इसी तरह अंत में एक और है अप्रत्याशा की कसौटी, जिसको डेविडसन एवं नील
नामक मनोवैज्ञानिकों ने अप्रत्याशा की कसौटी को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उसके आधार पर भी व्यक्ति के व्यवहार को समझाने की परिभाषा दी है और बताया है कि यदि व्यक्ति में कभी कभी चिंता असामान्य अनुपात से अधिक हो जाती है तो एंजाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है और जिस कारण से किसी भी काम करने को, किसी भी तरह के काम के नहीं करने के कारण या अनएक्सपेक्टेशन के कारण उसके व्यवहार में असामान्यता की स्थिति आ जाती है। इस तरह से 5 कसौटियों के आधार पर असामान्य व्यवहार को समझाने की कोशिश विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई। इसके बावजूद भी यहाँ पर अंत में कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा नाम कोमर महोदय का नाम आता है, उन्होंने 1995 ईस्वी में 4D का कॉन्सेप्ट दिया और उसके आधार पे उन्होंने बताया कि किस तरह से असामान्य व्यवहार को हम लोग पहचानेंगे, जिसमें पहला है डेविएंस, विचलन। कोमर के अनुसार कि यदि मान्य व्यवहार से या सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार से यदि कोई व्यक्ति अलग हट के व्यवहार करता है तो उसे असामान्य व्यवहार माना जाता है, इसीलिए डेविएशन शब्द का यूज किया। दूसरा था डिस्ट्रेस या तकलीफ। असामान्य व्यवहार ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को तकलीफ या दुख देने की बात करता है। तीसरा है डिसफंक्शन। इसके अंतर्गत पूर्व के मनोवैज्ञानिक ने जिस तरह की परिभाषा थी उसी तरह की बात की कि दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रिया को करने में भी स्वयं को यदि व्यक्ति बाधक समझता है और काम करने में असमर्थ पाता है, वह ऐसा उसको बोध होता है कि यह काम हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में उस दुष्क्रिया या डिस्फंक्शन की स्थिति वाले व्यवहार को भी असामान्यता की श्रेणी में लाया जाता है। चौथा, जो अंत में चौथा पॉइंट है, डेंजर, खतरा। इसके अंतर्गत कोमर महोदय ने बताया कि असामान्य व्यवहार सामान्यतः स्वयं व्यक्ति या रोगी के लिए तो खतरनाक होता ही है, अन्य समाज के व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक होता है। इसीलिए उसका यह व्यवहार भी हमारे लिए, समाज के लिए और खुद उसके लिए असामान्यता की श्रेणी में ले आता है। जैसे घटिया निर्णय, विद्वेष या कुव्याख्या आदि ऐसे अतर्कसंगत बातें होती हैं जिसके आधार पर वह पूरे समाज को कटघरे में ला देता है और उसके द्वारा किया गया व्यवहार समाज में हानि उत्पन्न करता है और बाधा उत्पन्न करता है। तो यह बाधा उत्पन्न करने के कारण उसका वह व्यवहार भी असामान्यता की श्रेणी में आता है। इस तरह आज के क्लास में हमने देखा कि किस तरह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से असामान्य व्यवहार के स्वरूप को विभिन्न कसौटियों पर कसने की कोशिश की और उसके आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की। अंत में जो कोमर महोदय का जो 1995 का कॉन्सेप्ट 4D का रहा, वह भी अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके आधार पर भी असामान्य व्यवहार को समझने में काफ़ी सहूलियत हुई। तो इस तरह से अब हम अंत में जो ये असामान्य व्यवहार पर इतने क्लासेस चलें, तो असामान्य व्यवहार की विशेषताएं या तत्व के बारे में बताएंगे और इस तरह से यह चैप्टर अगले एक वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। तो आप लोग असामान्य व्यवहार की विशेषताएं या विभिन्न प्रकार के उपस्थित तत्वों के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे एवं पूर्व के वीडियो का भी एक बार पुनः स्मरण करेंगे, पुनः एक बार अपने मन में लाने की कोशिश करेंगे और चिंतन करेंगे। किसी तरह का प्रश्न हो तो अगले क्लास में, चूँकि वह अंतिम क्लास होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।